हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। इस क्लास में मॉल कॉन्सेप्ट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मॉल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स या फिर जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से बनते हैं और उनको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है, मोल क्या होता है, ये सब हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में कुछ अलग अलग एग्ज़ाम्स के आए हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस भी करेंगे, जो कि अलग अलग स्टेट एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम मोल को समझने से पहले एक हमारी बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है डज़न। उसको हम समझते हैं, उसको एक बार डिस्कस करते हैं और उसको डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे कि डज़न किस तरह से मोल को समझने में हेल्प करता है। तो देखो, 1 डज़न का मतलब क्या होता है? 1 डज़न का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस की 12 थिंग्स, यानी कि 1 डज़न का मतलब होता है 12 एंटिटीज़। अब ये 12 थिंग्स यानी कि 1 डज़न किसी भी सब्सटेंस का आप लोगे तो उसके अंदर क्या होता है, 12 थिंग्स ही होती है। आप 1 डज़न पेन ले लो तो 1 डज़न में 12 पेन ही आएँगे। आप 1 डज़न में कोई भी फ्रूट ले लो, वो भी 12 ही आएँगे। आप 1 डज़न में कोई भी अ, ऑब्जेक्ट ले लो, लाइक आपने पेन लिया, चेयर लिया, टेबल हो गई, तो ये सब भी क्या है, 12 ही हैं। तो अब यहाँ पर साइज़ चाहे कुछ भी हो, उस सब्सटेंस का वेट कुछ भी हो, मास कुछ भी हो, इन सब के इर्रिस्पेक्टिवली आप क्या देखते हो, सिर्फ़ 12 को देखते हैं कि उसमें नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ कितनी प्रेज़ेंट है, वही क्या होता है, 1 डज़न होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 1 डज़न क्या लिया है, एप्पल्स लिए हैं। आपने 1 डज़न एप्पल लिया है और आपने ऐसे ही 1 डज़न क्या लिया है, वाटरमेलन लिया है। तो ऐसा तो नहीं है कि वाटरमेलन एज़ कंपेयर टू एप्पल क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसका जो 1 डज़न बनेगा वो क्या बनेगा, कम बनेगा, क्योंकि उसका मास ज़्यादा हो जाएगा, उसका साइज़ बड़ा हो गया, तो ऐसा तो नहीं होता है। 1 डज़न क्या रहता है, फिक्स है कि वो 12 ही होते हैं। तो इसी तरह से केमिस्ट्री में जब हम एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, आयन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, इनको भी हम क्या करते हैं, इनके लिए भी हमने एक यूनिट ऑफ मेज़रमेंट लिया है, वो क्या है, मोल। तो मोल भी क्या होता है, इसी तरह से क्या है, एक फ़िक्स एंटिटी यानी कि प एक फ़िक्स एंटिटी की अमाउंट होती है कि भई 1 मोल के अंदर इतनी एंटिटीज़ होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। जैसे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि 1 मोल क्या होता है बेसिकली, कि वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें कितने एग्ज़ैक्टली नंबर ऑफ एंटिटीज़ होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो यानी कि कोई भी सब्सटेंस में जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटी होगी, उसे हम क्या बोल देंगे, 1 मोल। जैसे हम 1 डज़न, हम क्या बोल रहे थे, 12 एप्पल 1 डज़न, 12 बनाना 1 डज़न, 12 पेन 1 डज़न। तो इसी तरह से 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, कुछ भी। जो भी 6.022 इंटू 10⁻23 होगा, वो क्या बनेगा, हमारा मोल बनेगा। और कितना मोल, 1 मोल। तो 1 मोल क्या होता है, 1 मोल होता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एक्ज़ैक्टली 6.022 10⁻23 एंटिटीज़ ऑफ गिवन सब्सटेंस। यानी कि जो भी सब्सटेंस हमें गिवन है, उसकी इतनी एंटिटीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, 1 मोल। दूसरा हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कॉम्प्रोमाइजिंग द सेम नंबर ऑफ फंडामेंटल एंटिटीज एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्योर सैंपल ऑफ कार्बन वेइंग 12 ग्राम। यानी कि 12 ग्राम क्या होता है, 1 मोल होता है। जो कार्बन होता है, कार्बन का जो एटॉमिक मास बनेगा वो कितना बनेगा भाई, 12 ग्राम होता है। तो यानी कि 1 मोल किसके इक्वल होगा, यानी कि उसका जो भी मास होता है 12 ग्राम। और इस 12 ग्राम के अंदर जो नंबर ऑफ एंटिटीज़ प्रेज़ेंट होंगी, यानी कि जो कार्बन के एटम्स प्रेज़ेंट होंगे, वो कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको देखो, अगर समझने में अभी भी डिफ़िकल्टी है या फिर कोई कन्फ्यूज़न है, तो हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। देखो, जैसे हमने यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल में हमने लिया है 1 मोल ऑफ, आपने क्या किया है यहाँ पर देखो, आपने 1 मोल ऑफ कार्बन लिया है। अब 1 मोल ऑफ कार्बन में जो वेट बनेगा, इसका जो मास बनेगा कार्बन का, वो कितना होता है, 12 ग्राम एग्ज़ैक्टली। इसी तरह से 1 मोल ऑफ कॉपर लिया है, तो जो कॉपर का जो मास बनता है वो कितना होता है अपना, 63.5 ग्राम। तो देखो, अब इसमें आपको पता है कि इसका मास क्या है, कम है, और कॉपर का मास क्या है, इसके कंपैरिज़न में ज़्यादा है। तो कॉपर में जो इसका मास है, यानी कि 63.5 ग्राम जो मास होगा, इसके अंदर जो कॉपर के एटम्स होंगे वो कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। सेम एज़ इट इज़ जो 12 ग्राम है, भले ही इसका मास इसके कंपैरिज़न में कम हो, लेकिन जो 12 ग्राम जो मास बनेगा इस 12 ग्राम में, यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23।
यानी कि 1 मोल बेसिकली क्या होगा, यानी कि उसका जो भी एटॉमिक मास या फिर मोलर मास जो भी हम लेते हैं वो होगा, यानी कि उसका जो मास बनेगा वो, और इज़ इक्वल टू में क्या आ जाएगा, उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटी, जिसकी भी टर्म्स में हम बात करते हैं उसी की टर्म्स में हम मोल्स को लेते हैं। एटम्स लिया है या फिर मॉलिक्यूल्स लिया है या फिर आयन लिया है। तो देखो इसे इस तरह से देखते हैं। यहाँ पर देखो आपको क्या बताया है कि मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़। अब ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं, और इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन ए, ये इस तरह से एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे अवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो 1 एन किसके इक्वल होता है, यानी कि 1 अवोगाड्रो किसके इक्वल होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इसके इक्वल होता है। अगर मान लो अब आपने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन लिया है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन में एंटिटीज तो फिक्स है, कितनी होंगी, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। और साथ में आपने क्या लिया है, यहाँ पर आयंस लिए हैं, तो यहाँ पर कितने आयंस होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन आयंस। ऐसे ही आपने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो इसमें जो एंटिटीज है वो तो फिक्स है, बट ये क्या होंगे, ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है, ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स ही होंगे, क्योंकि आपने मोल्स में जो लिया है, मेजरमेंट में जो लिया है वो क्या लिया है, मॉलिक्यूल्स ही लिए हैं। इसी तरह से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसमें भी जो हाइड्रोजन एटम बनेंगे वो क्या बनेंगे भाई, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। तो यानी कि जिसके टर्म्स में भी आप बात करोगे उसमें वो ही उतनी ही एंटिटीज़ वो ही वाली प्रेजेंट होंगी। अगर आप एटम लोगे तो एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लोगे तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स लोगे तो प्रोटॉन्स होंगे, मॉलिक्यूल्स लोगे तो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये होता है हमारा मोल्स का जो बेसिक फंडा था कि भाई किसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स, या फिर ये सब हम कैसे पता करते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। और अब हम यहाँ पर फॉर्मूलाज देखते हैं कि फॉर्मूले से हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 ही चीज़ें दी होंगी। आप बेसिकली इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के कि आपको गिवन क्या है, आप पता कर सकते हो। तो देखो, या तो आपको मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मास दिया होगा, ठीक है? सब्सटेंस का मास दिया होगा, या फिर आपको क्या दिया होगा, नंबर ऑफ एंटिटीज़ दी होंगी। यानी कि आपको बताया होगा कि नंबर ऑफ एटम्स ये हैं, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हैं, यानी कि जो भी एंटिटीज़, अब कुछ भी हो सकती है, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, वो सब। इसी तरह से मास दिया होगा आपको, या तो एटम का मास दिया होगा, या फिर मॉलिक्यूल्स का मास दिया होगा, या फिर आपको आयंस का मास दिया होगा। तो एक तो आपको मास के टर्म्स में दिया हो सकता है, और एक आपको डाटा एंटिटीज़ के टर्म्स में दिया हो सकता है। तो अब इन दोनों से ही हम मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। तो देखो, मास के टर्म्स में ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, दोनों ही टर्म्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, हम ऐसे डिनोट करते हैं। और जो कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, जब आपको मास दिया होता है तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो जैसे मान लो अगर आपको 12 ग्राम दे दिया कि 12 ग्राम कार्बन है, तो 12 ग्राम कार्बन का क्या मतलब है, गिवन मास कितना हो गया भाई, 12 ग्राम। अब आपको पता है मोलर मास क्या होगा, इस 12 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का आपको मास बताना है, तो वो कितना होता है 12, तो कितने मोल्स आ जाएंगे, 1 मोल। तो या तो आपको मास दिया होगा, तो इस तरह से गिवन मास अपॉन में मोलर मास से आपने कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। आप सेकंड, आपको क्या दिया हो सकता है, नंबर ऑफ एंटिटीज़, कि एक पर्टिकुलर भाई कोई सब्सटेंस है, उसका आपको इतना नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये दे दिया कि आपको कार्बन के 10⁻23 क्या दिए हुए हैं, एटम्स दिए हुए हैं। तो अब आपको पता है कि नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, तो इसका मतलब आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो नंबर ऑफ एंटिटीज़ वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। वो क्या होता है, वो होता है उसमें जितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज़ होती हैं, यानी कि जो भी आपको गिवन होती है वो, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, अवोगाड्रो नंबर। तो जिस तरह से यहाँ पर आपने गिवन ऊपर लिखा था और नीचे मोलर मास लिखा था, इसी तरह से गिवन जो नंबर ऑफ एंटिटीज़ है वो आपको ऊपर लिखनी है, और डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है अवोगाड्रो नंबर से। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एंटिटीज़। तो आपको बस ये 2 ही फ़ॉर्मूले यूज़ करने हैं। इनसे आप देखो फॉर्मूलेज़ को इधर-उधर करके, यानी कि इन एंटिटीज़ को, ये जो कांस्टेंट दे रखे हैं, इनको इधर-उधर करके आप बाकी वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, और आपको उस सब्सटेंस का, उस एलिमेंट का क्या पता है, मोलर मास पता है, मास पता है, तो आप गिवन मास भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से हम इन फ़ॉर्मूलाज़ को यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब हम एक बार पहले फ़ॉर्मूला देखते हैं कि क्या-क्या फ़ॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम। क्या-क्या फ़ॉर्मूले होते हैं। तो देखो क्या-क्या फ़ॉर्मूले होते हैं। अ, हाँ, तो देखो 1 मोल क्या होता है, 1 मोल अब हम किसी भी फ़ॉर्म में रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स की फ़ॉर्म में। एक चीज़ और यहाँ पर देखो, 1 ग्राम एटम, या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल, या फिर 1 ग्राम आयन, ये जब भी ऐसे लिखे होंगे तो इनका मतलब भी क्या होता है, 1 मोल होता है।
तो 4 एटम्स के लिए हम क्या लिख देते हैं, 1 ग्राम एटम। तो 1 ग्राम एटम का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ एटम है। ऐसे ही 4 मॉलिक्यूल्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। और 1 ग्राम आयन का मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ आयन। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो अगर मान लो अब आपको मॉलिक्यूल्स दिए हैं और मॉलिक्यूल्स के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो आप क्या करोगे, ऊपर जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दे सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं आपको, और क्या दिया है आपको, वेट दे रखा है मॉलिक्यूल्स का। तो जो भी गिवन मास है वो ऊपर लिखोगे, और मॉलिक्यूल का जो भी आएगा टोटल आप कैलकुलेट करके मोलर मास, वो क्या क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स अब जब आप एटम के लिए करोगे तो ऊपर गिवन मास आ जाएगा, नीचे एटॉमिक वेट आ जाएगा। साथ में आपको अगर मान लो गैसेस दी हुई हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपको गैसेस के लिए कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी। यानी कि आपको ये गिवन ही होगा, यानी कि आपको बताया हुआ होगा, लीटर्स में ऊपर बता रखा होगा, नीचे क्या आ जाएगा 22.4 लीटर। तो 1 मोल ऑफ कोई भी गैसेस जो गैस होती है उसका जो 1 मोल होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 22.4 लीटर एट एनटीपी। एनटीपी का क्या मतलब है, एनटीपी एक कंडीशंस हैगी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस होती हैं ये। तो उस पे जो मोल्स होते हैं गैस के लिए वो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। 1 मोल का मतलब, जैसे 1 मोल का मतलब हमने क्या देखा, 6.022 इंटू 10 होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर 1 मोल का मतलब क्या होता है, 22.4 लीटर्स इन टर्म्स ऑफ गैसेस। अब यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको एंटिटीज़ दी हुई हैं, ये तो मास के लिए है फॉर्मूला, बट अगर आपको एंटिटीज़ दी हुई हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, कि नंबर ऑफ एटम्स, जो भी आपको गिवन एंटिटीज़ है वो ऊपर लिखोगे, और जो भी नीचे अवोगाड्रो नंबर होता है उससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। और ये अवोगाड्रो कांस्टेंट क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये सारे फॉर्मूलाज को सिर्फ आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये पूछा है कि किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। जब आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होगा तो आप क्या कर सकते हो, देखो आपको पता है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 ये बनेंगे। तो अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स पता कर लिए तो आप क्या करोगे, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है, सपोज 2 मोल है, तो 2 मोल के लिए आप क्या करोगे, 2 इंटू में जितनी भी 1 मोल के अंदर एंटिटी प्रेजेंट होती है उससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे देखो 1 डज़न में आपको पता है कि 12 थिंग्स होती है, 2 डज़न के लिए आप क्या करते हो, 12 इंटू 2 करते हो ना। तो सेम ऐसे ही क्या करेंगे हम यहाँ पर, सेम इसी तरह से अगर आपको 1 मोल का पता है तो आप उसके लिए कैसे कैलकुलेट कर लोगे, भाई नंबर ऑफ मोल्स पता कर लो कितने हैं, तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उस हिसाब से क्या कर दोगे, जो एक 1 मोल के अंदर एंटिटी होती है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स पता कर लेते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से आगे हम पता करेंगे कि किस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ H2, तो देखो यहाँ पर ग्राम दिया है, तो आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना है मोल्स के लिए वो फॉर्मूला यूज़ करोगे आप मास वाला। तो मास वाला फॉर्मूला क्या था, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो हाइड्रोजन के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे भाई, गिवन मास क्या है 1 ग्राम, मोलर मास इसका क्या बनेगा, देखो एक हाइड्रोजन के लिए होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, H2 है ना, तो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 कितना आ गया 0.5। इसी तरह से आपने 1 ग्राम N2 के लिए निकाला, तो 1 ग्राम N2 का जो जो गिवन मास बनेगा वो तो 1 ही है, और जो इसका मास बनेगा, यानी कि एक नाइट्रोजन का कितना होता है भाई 14, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, N2 मॉलिक्यूल है ना, तो इसके लिए जो 1/28 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आई थिंक आएगा 0.03 समथिंग आएगा। तो ये हो गया इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स। अब ऐसे सेम CO2 के लिए कैलकुलेट करो, तो CO2 के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मॉलिक्यूल का मास निकालना पड़ेगा। तो इसका मास क्या बनेगा, देखो एक कार्बन के लिए क्या होता है 12, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 44। तो यानी कि CO2 का जो टोटल ओवरऑल मास बनेगा, मॉलिक्यूल का मोलर मास बनेगा, वो कितना बनेगा भाई 44। तो जो नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे CO2 में वो कितने बनेंगे भाई, वो बनेंगे गिवन मास 1 ग्राम, मोलर मास कितना है 44। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये समथिंग आएगा 0.02। आगे देखते हैं इसी तरह से 1 ग्राम ऑफ CH4, तो CH4 का जब आप मास कैलकुलेट करोगे तो कार्बन का होता है 12, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 के लिए हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 16। तो इसके लिए जब आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आएंगे 1/16, यानी कि गिवन मास तो ये है, मोलर मास ये आया इसके लिए, मोलिकुलर मास जो बनेगा। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आई थिंक आएगा, ये हमारा कुछ आता है समथिंग 0.06, ये इस तरह से आएगा। तो अब देखो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स आपको दिख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा किस में है, हाइड्रोजन के लिए 0.5,
अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए, अब जब आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब अगर मान लो 0.5 मोल के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, 0.5 को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे ही मोल्स किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये तो सब में क्या है, देखो कॉमन आएगा क्योंकि ये सारे क्या है इसी एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। तो ये तो सब में क्या है कॉमन है। तो हम डायरेक्ट क्या है मोल से ही पता कर सकते हैं आंसर, कि भाई जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसी के मॉलिक्यूल ज़्यादा बनेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके हैं भाई, हाइड्रोजन के है, क्योंकि यही क्या है 0.5 है, बाकी सब क्या है ये देखो 0.03 है, ये 0.02 है, ये 0.06 है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है इसमें सबसे ज़्यादा क्या आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम एटम। इसने ये पूछा है कि 0.5 मोल आपके पास कैल्शियम एटम है, उसका मास क्या बनेगा। ये क्वेश्चन DSSB का नेचुरल साइंस का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर 0.5 मोल में मास पूछा है कितना बन जाएगा। तो देखो 1 मोल में जो मास होता है कैल्शियम का वो कितना होता है भाई 40 होता है। कैल्शियम का जो मास होता है वो कितना होता है 40 होता है। तो 1 मोल का तो कितना है 40 है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा किसके लिए 0.5 मोल के लिए, तो ये तो इजी सा था क्वेश्चन। तो 40 इंटू में 0.5 आप मल्टीप्लाई करोगे तो जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 40, 5 अपॉन में ये 10, तो ये कितना हो जाएगा इधर से कैंसिल होके 4, तो ये कितना आ गया 20 ग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन भी DSSB का ही नेचुरल साइंस का क्वेश्चन है, TGT का। तो ये देखो क्या है, यहाँ पर आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं और देखो मास दिया है, तो मास के टर्म्स में नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बनता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पर गिवन मास तो क्या है, आपको क्या दे रखा है, मैग्नीशियम के लिए जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है 120, और जो इसका मोलर मास बनेगा वो मैग्नीशियम के लिए कितना बनेगा भाई, मैग्नीशियम का मास कितना होता है 24, तो ये आ गया 24। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो यानी कि 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम का मतलब क्या है कि 5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिजोल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर। आपको 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज दिया है और इसे आपने डिजोल्व कर दिया 18 ग्राम ऑफ वाटर में। तो आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताने हैं कि पूरे सॉल्यूशन के अंदर, जब आपने ये सॉल्यूशन बना दिया ना सुक्रोज और वाटर का, तो इस सॉल्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन Htet TGT साइंस का क्वेश्चन है ये, और अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो 3.42 ग्राम, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है मोल्स ही कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि मोल्स कैलकुलेट करोगे तभी आप नंबर ऑफ एटम्स बता सकते हो, क्योंकि 1 मोल के अंदर क्या होता है 6.022 इंटू ये इतनी एंटिटीज होती है ना। तो आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, तो सबसे पहले तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, मोल्स पता होने चाहिए। तो मोल्स पता करने के लिए देखो आपको क्या चाहिए होता है, यहाँ पर मास दिया है, तो मास दिया है तो फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले सुक्रोज का निकालेंगे। सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11, ये सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर जब इसे सॉल्व करोगे कि 12 कार्बन का मास और हाइड्रोजन 22 और ये ऑक्सीजन जब 11 एटम्स है, इन सबका मास जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 342 आएगा। तो इसे जब आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, गिवन मास क्या है 3.42 और अपॉन में कितना आ जाएगा 342। तो जो सुक्रोज के लिए नंबर ऑफ मोल्स आएंगे इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.01। तो यानी कि सुक्रोज के 0.01 मोल का मतलब क्या है 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ऐसे ही आप क्या करोगे वाटर के लिए कैलकुलेट कर लो। तो वाटर का जो मास बनेगा, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो इसका गिवन मास क्या है 18, जिसका मोलर मास बनेगा, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन का कितना बनेगा 2, तो 2 + 16 कितना हो जाएगा 18, तो 18 अपॉन में 18 कितना आ जाएगा 1 मोल। तो यानी कि वाटर का जो मोल बनेगा वो कितना बन जाएगा 1 मोल। तो यहाँ पर ये वाटर का कितना मोल आ गया 18 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब क्या है 1 मोल। अब आपने मोल कैलकुलेट कर लिए, तो इसमें क्या करोगे, अब आप नंबर ऑफ ये क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स पता कर सकते हैं कि कितने बनेंगे। तो देखो यहाँ पर जब आप मॉलिक्यूल्स पता करोगे सुक्रोज के, तो सुक्रोज के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23, ये तो क्या हो गए सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स हो गए 0.01 मोल में। ऐसे 1 मोल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे वो कितने बनेंगे भाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या आ गए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए किसमें,
1 मोल में, और ये क्या है 0.01 मोल के अंदर क्या आ गए, सुक्रोज़ के मॉलिक्यूल्स आ गए। अब देखो ध्यान से, आप फ़ॉर्मूले में जो सुक्रोज़ का फ़ॉर्मूला बताया मैंने, इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेज़ेंट है ऑक्सीजन के, 11, और जो वाटर है, वाटर के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम प्रेज़ेंट है, 1। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 11 एटम्स हैं, तो आपके पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं सॉल्व करके। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स आएँगे, 11 से मल्टीप्लाई करने पर। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो ये आई थिंक कुछ 0.66 इंटू 10⁻23 आएगा। आप इसे एक बार देख लेना, ये कैलकुलेशन में थोड़ा ऊपर-नीचे भी हो सकता है, बट मैं आंसर सही बता दूँगी। बट जहाँ तक है इसका आंसर 0.66 यही आएगा। और फिर 1 मोल जब आप ये सॉल्व करोगे तो इसका तो आएगा ही यही 6.022, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो इसमें इतने ही नंबर ऑफ एटम्स बचेंगे। क्योंकि इसमें कितने हैं, वाटर के अंदर H2O के अंदर कितना ऑक्सीजन एटम है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 ही है। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वाटर के, तो इसे जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतने ही नंबर ऑफ एटम्स आएँगे ऑक्सीजन के। अब आपको टोटल बताने थे भई, ये तो खाली किसके लिए आए हैं, सुक्रोज़ के लिए आए हैं ऑक्सीजन एटम, ये किसके लिए आए हैं, वाटर के लिए आए हैं ऑक्सीजन एटम। तो दोनों को ऐड कर दोगे, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 6.68 इंटू 10⁻23। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा सॉल्व करने के बाद वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट। तो ये हो गया इसका टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मे बी ऑब्टेन बाय कंबशन ऑफ एक्स मोल ऑफ मीथेन। इसने ये बोला है कि एक्स मोल ऑफ मीथेन का हमने कंबशन किया है, हमें नहीं पता, बस इसने ये बोला है कि एक्स मोल ऑफ मीथेन है, उसका हमने कंबशन किया है और कंबशन से हमें 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो हमें ये एक्स की वैल्यू ही बतानी है कि क्या होगी। तो देखो यहाँ पर मीथेन की कंबशन रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो मीथेन क्या होता है, CH4। जो मीथेन की कंबशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है, और आफ्टर कंबशन ये जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। तो ये बन गया यहाँ पर वाटर, और जब इसे बैलेंस करोगे तो इधर भी 2 मोल हो जाते हैं और इधर भी 2 मोल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जिन टर्म्स में बात कर रहे हैं हम सिर्फ उन्हीं टर्म्स का मास और मोल देख लेते हैं कि क्या दिया है आपको। तो देखो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, तो हम इन दोनों की ही बात करते हैं यहाँ पर। तो मीथेन के कितने मोल है, देखो 1 मोल है, क्योंकि इसके सामने यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। ऐसे CO2 का भी क्या है, 1 मोल है। इसके 1 मोल का मास कैलकुलेट करो, तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन 4 है तो 4 हो जाएगा, तो टोटल कितना आ गया, 16 ग्राम। और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका कितना बन जाएगा, 44 ग्राम। तो देखो यहाँ पर ध्यान से 16 ग्राम ऑफ जो मीथेन है उसको बर्न करने पर आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, 44 ग्राम। तो 16 ग्राम से आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, 44 ग्राम। ठीक है। और आपको कैलकुलेट किसके लिए करना है, 11 ग्राम के लिए। तो देखो आपको क्या है, गिवन मास हो गया, गिवन मास ये हो गया, और आपको CO2 का क्या पता है, मोलर मास पता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा, गिवन मास कितना है, 11 ग्राम के लिए कैलकुलेट करना है ना, तो 11 अपॉन में, और 44 इसका मास है, मोलर मास। तो ये क्या है, देखो 44, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 0.25 सॉल्व करके। तो यानी कि जो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा वो हमें कितने इसको बर्न करके मिलेगा, कितने कंबशन से मिलेगा, मीथेन के 0.25 मोल से। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन भी क्या है, DSSB का नेचुरल साइंस का क्वेश्चन है, और जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो राजस्थान स्टेट का क्वेश्चन था, RPSC का। तो यहाँ पर ये DSSB का ही क्वेश्चन है। तो देखो इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का आपको मास बताना है। तो देखो आपको पता है 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर आपने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लिया है, तो उसमें इतने ऑक्सीजन एटम होंगे। और 1 मोल का मतलब साथ-साथ क्या होता है, 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन का सॉरी, ऑक्सीजन की बात कर रहा है ना, तो ऑक्सीजन का तो 16 होता है, कार्बन का 12 होता है। तो यानी कि 16 ग्राम इज़ इक्वल टू में क्या है, 1 मोल, और 1 मोल 16 ग्राम का मतलब ही क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखो इतने नंबर ऑफ एटम्स किसमें कितना मास है, इतने नंबर ऑफ एटम्स का 16 ग्राम। तो आपको एक एटम के लिए पूछा है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू में 16 ग्राम। तो एक एटम के लिए पूछा है तो क्या हो जाएगा, 1 ये 16 अपॉन में, ये इधर नीचे डिवीजन में आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 10⁻23 तो क्या होगा, ऊपर डिवीजन में जाएगा, तो ये तो माइनस में आएगा। जब आप इसे डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये कितना आएगा, 2.66 आएगा समथिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो देखो 1 ग्राम एटम का मतलब क्या होता है 1 मोल। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 1 ग्राम एटम 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा 1 मोल। तो यानी कि 1 मोल ये किसकी बात कर रहा है? एटम की बात कर रहा है क्योंकि 1 ग्राम एटम लिखा है। तो 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तो यानी कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए इसने। तो 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.02 इंटू 10⁻23 एनटीटी। तो यहाँ पर ये आपको देखो एक ही ऑप्शन में दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेज कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये पूछा है कि यहाँ पर देखो आपको ये 4 पेयर्स दिए हैं और इन चारों पेयर्स में से ये पूछा है कि किसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आप क्या करोगे, या फिर सेम नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको दे रखा है तो उसके लिए आप नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स ये किस में ज़्यादा है किस में कम है, तो इसके लिए आप मोल्स ही कैलकुलेट कर लो, उसी से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सिर्फ ये पता कर लो कि किस में सेम नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सब में क्या दिया है? ग्राम दिया है। तो ग्राम के लिए जो हम मोल के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जब ग्राम में जब मास दिया होता है तो जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं मोल्स कैलकुलेट करने के लिए वो होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो देखो गिवन मास कितना है? 16 ग्राम। मोलर मास यानी कि O2 का जो मास बनेगा, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32। तो 16 अपॉन में 32 कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में 2। ऐसी एक जो यहाँ पर देखो आगे दिया है 14 ग्राम ऑफ N2, तो 14 गिवन मास हो गया और N2 का जो मास बनेगा वो कितना बनेगा? 28, क्योंकि एक नाइट्रोजन एटम के लिए होता है 14। तो ये कितना हो जाएगा 2 के लिए? 28। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा? 1/2। तो देखो यही आंसर क्या हो गया अपना? राइट आंसर हो गया, क्योंकि दोनों में क्या है? सेम नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं। तो सेम नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं तो आप देखो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करते हो? कैलकुलेट करने के लिए 6.0222 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते हो। तो देखो दोनों ही एंटिटी अगर सेम है तो जब आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी तो सेम ही आएगा। तो इसलिए आप नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट कर लो, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो बाकी वाले में आप खुद ट्राई करके देखना, वैसे सब में डिफरेंट ही आएगा, बट फॉर प्रैक्टिस की नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता कर सकते हैं तो आप ये खुद कैलकुलेट करके देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग द वन विच हैज़ द हाईएस्ट मास। यहाँ पर देखो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और ये पूछा है कि इन चारों में से किसका मास सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में तो ग्राम 40 ग्राम ऑफ आयरन दिया है आपको, तो इसमें तो आपको मास डायरेक्ट मास की फॉर्म में ही दिया है। यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें क्या दिया है आपको? 6 मोल्स ऑफ N2 दिए हैं। तो मोल्स दिए हैं तो मोल्स का आपको क्या करना पड़ेगा? मास निकालना पड़ेगा। तो मोल्स के लिए जब आपको मोल्स दिया होता है तो मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो 1 मोल किसके इक्वल होता है? 1 मोल जो भी उसका मास बनता है, मोलर मास बनता है, एटॉमिक वेट होता है, वो उसके इक्वल होता है। तो N2 का क्या बनेगा? 28 ग्राम। एक नाइट्रोजन के लिए क्या होता है? 14 होता है, तो N2 है तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो 1 मोल में कितना आ जाएगा भाई? 28 ग्राम आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या दिया है? 6 मोल, तो 6 मोल के लिए क्या करोगे? 6 इंटू 28, तो ये आएगा 168 ग्राम। और जो थर्ड ऑप्शन दिया है इसमें 0.2 ग्राम ऑफ सिल्वर दे दिया, तो इसमें भी डायरेक्ट मास में मतलब ग्राम में ही आपको मास दे रखा है। और नेक्स्ट दिया है नंबर ऑफ एंटिटीज़ दे दिया, तो इसमें नंबर ऑफ एंटिटीज़ के लिए आप क्या करोगे? 10⁻23 अपॉन में क्या करते हो? अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से क्या होगा? आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे और फिर जो भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसके लिए क्या करोगे? आप इसके मास से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो आंसर आएगा ये जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जिसमें सबसे ज़्यादा मास होगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी साइंस का क्वेश्चन है, टीजीटी के पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यूपी टीजीटी का ही क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्राम एटम्स प्रेजेंट इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। तो देखो 2.3 ग्राम आपको क्या दिया है? सोडियम दिया है। इसके अंदर ग्राम एटम्स पूछे हैं, तो ग्राम एटम का मतलब क्या है? मोल्स ही पूछे हैं आपसे कि 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर कितने मोल्स होते हैं। तो देखो मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो सोडियम का मास क्या होता है? 23, और दिया हुआ कितना है आपको? 2.3। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/10, मतलब कि 0.1 मोल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 32 ग्राम ऑफ मिथेन इज। उसने ये पूछा है कि 32 ग्राम ऑफ मिथेन का जब हम कंबशन करेंगे तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए कंबशन ऑफ मिथेन की रिएक्शन पता होनी चाहिए, ये अभी हमने डिस्कस की थी। ये रिएक्शन क्या होती है? ये रिएक्शन होती है ये, और इसमें क्या होता है? 2 मोल इधर और 2 मोल ये इधर आते हैं, ये इसकी बैलेंस रिएक्शन होती है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है? 16 ग्राम है, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? मिथेन और वाटर की बात की है। तो यहाँ पर देखो 1 मोल से क्या बन रहा है? 2 मोल ऑफ वाटर बन रहा है, तो यानी कि 2 मोल, एक वाटर मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो 18 होता है, तो 2 मोल का कितना होता है? 36 होता है।
तो देखो यहाँ से 32 ग्राम के लिए पूछा है, तो देखो 16 ग्राम जो है, ये कितना वाटर प्रोड्यूस कर रहा है? यहाँ से क्वेश्चन में देखो क्या है इक्वेशन में 36 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? 36 अपॉन में 16। पूछा कितने के लिए आपसे? 32 के लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से कट हो जाएगा 2 और 36 2 जा कितना आ जाएगा भई? 72 ग्राम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 44 ग्राम ऑफ CO2 इज। यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 44 ग्राम ऑफ CO2 में। कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट दे रखी है, इसके अंदर पूछा है। तो क्या करोगे आप? यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ही पता कर लो। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता करते हैं? गिवन मास कितना है? 44। मोलर मास जो इसका मोलिकुलर मास बनेगा CO2 का, वो कितना बनता है भाई? सॉल्व करेंगे तो 44 ही बनेगा। तो इसका जो वो आया है, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स आएँगे वो कितने आएँगे? 1 आएँगे सॉल्व करके, तो कितना मोल हो गया भई? 1 मोल हो गया। और 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ एंटिटीज़ होती है वो कितनी होती है भई? 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब क्या है कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के? 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स ही आए हैं। बट आपको पता क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं? 3 एटम है, एक तो कार्बन है और 2 क्या है? ऑक्सीजन है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3, 1 मोल के अंदर। तो अगर मान लो आपने क्या किया है, यहाँ पर इतने इतने मॉलिक्यूल्स प्रेज़ेंट है इसके अंदर 1 मोल के अंदर, तो अगर 1 मॉलिक्यूल के अंदर इतने हैं, तो अगर आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको? 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये इसे जब सॉल्व करोगे और जब इसे सॉल्व करके आप डेसिमल प्लेस पे करेक्ट लेकर आओगे, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1.806 इंटू 10⁻24। तो ये आ गया इसका राइट आंसर। अगर मान लो आपसे यहाँ पर कार्बन एटम की बात की होती कि 1 मोल ऑफ जो CO2 मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर कार्बन एटम्स कितने आएँगे, तो आप क्या करते? सिर्फ़ यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देते। और अगर आपसे ऑक्सीजन के लिए पूछा होता तो क्या आ जाता? 6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ पर क्या आ जाता? 2 ही आ जाता। क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेज़ेंट है ऑक्सीजन के? 2। तो इतने नंबर ऑफ अगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये कितने बन जाएँगे? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन। ये पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में प्रेजेंट होंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट कर लो। इस क्वेश्चन का मैं सिर्फ आपको हिंट दे देती हूँ, आप खुद ही सॉल्व करना और बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर ये आपको वॉल्यूम में दिया है, लीटर में दिया है, तो इसका मतलब आपको गैसेस के लिए जब दिया होता है तो उसके लिए आप क्या करते हो, जो भी वॉल्यूम आपको गिवन होता है अपॉन में 22.4 इससे डिवाइड करते हो, तो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा वो निकलेगा 15 अपॉन में 22.4 से। इसके लिए जो आएगा वो क्या आएगा? 5 अपॉन में 22.4 ऐसे निकलेगा। और जब मास दिया होता है तो ये तो हमने कई क्वेश्चन में सॉल्व भी किया है कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो ये आप खुद सॉल्व करना और देखना कि किसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, सबसे ज़्यादा होंगे। जिसमें नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा होंगे उसी में क्या आएंगे? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स भी ज़्यादा आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द करेक्ट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। ये पूछा है कि 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन के लिए आप क्या करोगे? पहले मोल्स पता कर लो कि 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन का कितना मोल बनेगा। तो देखो मोल कैसे पता करेंगे? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास कितना है अपना? 1.6। और जो मीथेन का मोलर मास होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास बनेगा वो कितना बनेगा? 16। तो ये कितना आ जाएगा? 0.1 मोल। तो इसका मतलब क्या है कि 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन का मतलब है 0.1 मोल। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन पता करने हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए आप क्या करोगे? इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो एक इसके अंदर कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो इसमें जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 तो इसके हो गए। एक हाइड्रोजन का 1 होगा, तो 4 हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो यहाँ पर जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? देखो 0.1। तो अब 0.1 मोल लिया है ना आपने, तो 0.1 मोल ऑफ क्या लेना है आपको? मीथेन का लेना है। तो इसके अंदर एंटिटीज़ कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। और इसको भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि ये तो क्या आए हैं टोटल, ये तो टोटल क्या बने हैं भाई? मीथेन के बने हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो मीथेन बनेंगे वो कितने हैं। और यहाँ 0.1 मोल में, और यहाँ पर एक उसके अंदर मीथेन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10। तो यानी कि इतना अगर मीथेन होगा तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करने पे। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो 0.1 और ये जो 10 है कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो आंसर बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो मोल की एंटिटी होती है, 1 मोल जो इक्वल होता है वोगैड्रो जो नंबर होता है, वही क्या आ जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। तो ये क्या हो गया है? इसके अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में या फिर 0.1 मोल में।